हेलो दोस्तों, मैं उन्नीस शुक्ला के सिविल अकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज लेके आया हूं सामान्य हिंदी की नई क्लास, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, आज संज्ञा के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोगों ने वर्णमाला के बारे में पढ़ा, जिसमें स्वर व्यंजन ये सब क्या होते हैं डिटेल में पढ़ा हम लोगों ने। कोई भी एग्जाम होगा, दुनिया का कोई भी एग्जाम हो, उसमें हिंदी का सिलेबस है तो उससे आपके सारे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। यहाँ पे मास्टर क्लास चलाई जा रही है, आपको डिटेल में सारे कॉन्सेप्ट और सारे क्वेश्चन बताए जाएंगे। तो फटाफट क्या करेंगे, वीडियो को शेयर कर दीजिए। और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अगर नोट्स बनाना चाहते हैं, अच्छे ढंग से पढ़ना चाहते हैं, तो क्या करेंगे, रफ और पेन लेकर ही बैठिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या जाएंगे, हम सबसे पहले आपसे एक बात करते हैं। अगर टॉपिक हमारा संज्ञा का है, ठीक, हम आज क्या पढ़ा रहे हैं, संज्ञा के बारे में। तो आपसे एक क्वेश्चन है कि आप बताइए कि संज्ञा क्या है, क्यों आखिर में हिंदी में संज्ञा को आना पड़ा, क्या ज़रूरत थी जो हमारी जो संज्ञा है वो हिंदी में आई, बताइए। चलिए फटाफट कमेंट करिएगा, फिर मैं आपको बताता हूँ। कमेंट करिएगा, अपने तरफ से कमेंट करेंगे, फिर मैं बताता हूँ आपको। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि संज्ञा है, क्यों इसे आना पड़ा, इसके क्या कारण है। अगर मान लीजिए दुनिया में अगर किसी का नाम है, अगर दुनिया में अगर किसी का नाम है, तो ये केवल और केवल मात्र कारण है संज्ञा का। अगर किसी का नाम है तो संज्ञा का कारण है। अगर किसी का संज्ञा ना होती तो किसी का नाम नहीं होता। अगर कोई भी वस्तु हो, चाहे व्यक्ति हो, वस्तु हो, कुछ भी हो, अगर नाम है तो क्या होगा, उसका कारण किसका है, संज्ञा का। कह सकते हैं, इसे हम क्या बता सकते हैं कि अब हम कहेंगे कि अगर संज्ञा ना होती तो दुनिया में किसी भी वस्तु या चीज़ या व्यक्ति का नाम ना होता। तो आप बात करेंगे, जैसे हम आपको समझा रहे हैं, जैसे मान लीजिए कोई बच्चा है। अगर देखिए कोई बच्चा, अगर कोई बच्चा, ध्यान से देखिएगा, कोई बच्चा क्या करता है, अगर कोई बच्चा क्या होता है, जब जन्म लेता है, ध्यान दीजिएगा, अगर कोई बच्चा जन्म लेता है तब क्या किया जाता है, उसके बाद उसका क्या जाता है, नामकरण। ध्यान दीजिएगा, नामकरण एकदम अच्छा सा कॉन्सेप्ट है, आप ध्यान से समझेंगे तो सारी क्लियर हो जाएगी। क्योंकि जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो उसके बाद क्या होता है, उसका नामकरण किया जाता है, और यही नामकरण क्या कहलाता है, संज्ञा कहलाती है। बात क्लियर है कि अगर कोई व्यक्ति है, बच्चा जन्म लिया, तो क्या होगा, जन्म के बाद उसका नामकरण किया जाएगा, और जो नामकरण किया जाता है वो क्या कहलाती है, संज्ञा। इससे हम कह सकते हैं, अगर संज्ञा ना होती, अगर संज्ञा ना होती तो इस धरती पर या पृथ्वी पर किसी भी वस्तु या चीज़ या व्यक्ति का नाम संभव नहीं था। तो कारण क्या है, किसी भी वस्तु अगर व्यक्ति का नाम है तो वो किसकी देन है, संज्ञा की वजह से ही सबका नामकरण किया जाता है। बात क्लियर है, हो सकता है। अब बात करते हैं संज्ञा के प्रकार की, ध्यान से समझिएगा, संज्ञा के प्रकार। अगर अच्छे ढंग से समझेंगे तो आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। अगर अच्छे ढंग से समझेंगे तो सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो कितने प्रकार की होगी हिंदी में संज्ञा, अगर देखी जाए तो कितने प्रकार की होती हैं, 3 प्रकार की संज्ञा होती है। हिंदी में 3 प्रकार की संज्ञा होती है। कौन कौन सी संज्ञाएं होंगी, अगर हम बात करेंगे सबसे पहले, तो पहली हमारी कौन सी होगी, व्यक्तिवाचक संज्ञा। ध्यान दीजिएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है। हिंदी में क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरी हमारी संज्ञा कौन सी होगी, दूसरी हमारी होगी जातिवाचक संज्ञा। अगर ध्यान से समझेंगे तो सारी चीज़ें यहीं पर क्लियर हो जाएंगी। जातिवाचक संज्ञा, ठीक है। अब बात करते हैं तीसरी हमारी कौन सी संज्ञा होगी, तीसरी हमारी संज्ञा कौन सी है, भाववाचक संज्ञा। ध्यान रखिएगा, भाववाचक संज्ञा। अब बात क्या होती है कि अगर देखिए पूछी जाए कि हिंदी में संज्ञा कितने प्रकार की होती हैं, तो 3 प्रकार से होंगी, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। अब तीनों को ध्यान देखिए। अगर इंग्लिश के माध्यम से देखा जाए इन्हें, अगर इंग्लिश में, तो इन्हें क्या कहते हैं, प्रॉपर नाउन कहा जाता है। आप जानते होंगे कि इंग्लिश में के आधार पर अगर नाउन संज्ञा की बात की जाए तो 5 प्रकार से होती हैं। इन्हें देखिएगा, इन्हें प्रॉपर नाउन यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा, इन्हें क्या कहेंगे, कॉमन नाउन यानी क्या कहेंगे, कॉमन नाउन यानी कि जातिवाचक संज्ञा, और तीसरा क्या है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी भाववाचक संज्ञा कहा जाता है इंग्लिश के अनुसार। अब हम तीनों के बारे में समझ लेते हैं शॉर्ट में, उसके बाद डिटेल में आपको बताया जाएगा। हमने आपसे क्या कहा कि अगर संज्ञा है तो सबसे पहले क्या होगा, उसका नाम होना जरूरी है। मान लीजिए अगर हम बात करते हैं किसकी, सुदामा की, अगर हम बात करें किसकी, सुदामा की, ठीक, सुदामा किसी का नाम है, ठीक, सुदामा किसी का नाम है। तो अगर एक नाम है, अकेला है,
तो जब कोई नाम हो और वो अकेला हो तो वो कौन सी संज्ञा में आते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा में आते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं किसकी? जातवाचक संज्ञा की बात करते हैं। आप समझ चुके हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो सुदामा कौन थे? आपको बताया गया कि सुदामा कौन थे? गरीब थे। ध्यान रखिएगा, सुदामा, आपको पता है कि सुदामा क्या थे? तो गरीब। अब बात हो गई गरीब की, तो गरीब जो आएगा वो हमारा किस में आएगा? जाति में आएगा, क्योंकि गरीब अकेला कोई नहीं होता, कोई भी गरीब हो सकता है। तो यहाँ पे देखेंगे कि सुदामा किसी का नाम था, ये अकेले थे, तो इसलिए व्यक्तिवाचक संज्ञा। और सुदामा क्या थे? गरीब थे। तो गरीब कोई भी व्यक्ति हो सकता है, लेकिन सुदामा अकेले थे, तो क्या हुआ गया? ये गरीब जो था वो किस में आ गया? जातवाचक संज्ञा में। अब गरीब था तो उसमें एक क्या आता है? अगर कोई व्यक्ति गरीब है तो क्या होता है? उसके पास क्या होती है? गरीबी होती है। वो किससे जूझ रहा होता है? गरीबी से। क्या होता है? वो उसके पास बहुत गरीबी है। तो ये कह सकते हैं जब गरीबी की बात आ गई तो वो आपकी क्या हो गई? एक तरीके का भाव है, आप महसूस कर रहे हैं कि उसके पास गरीबी है, तो ये किस में चली आई? भाववाचक संज्ञा में। सुदामा कौन था? सुदामा गरीब था और उसके पास क्या थी? गरीबी थी। तो देखिएगा, सुदामा था व्यक्तिवाचक संज्ञा, गरीब था, वो जाति था, समूह था, मतलब भीड़ थी, उसमें गरीब होगा। और ये आपका भाव है कि सुदामा के पास गरीबी है, तो गरीबी किस में आएगी? भाववाचक संज्ञा में आएगी। इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा क्या है। अगर हम एक और एग्जाम्पल देंगे, समझिए, जैसे अगर आप अपना नाम ले लीजिए, ठीक है, आप तैयारी कर रहे हैं, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं, तो आप अगर मान लीजिए आपका नाम क्या है? रोहित। अगर आपका नाम क्या रख दिया गया? रोहित रख दिया गया, ठीक। मान लीजिए आपका नाम रोहित है, ठीक। आप अपना नाम ले लीजिए, आप तैयारी कर रहे हैं, तो इस समय क्या है? अगर आप तो जो रोहित नाम होगा वो किस में आएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगा, क्योंकि रोहित कोई अकेला ही होगा। उसके बाद देखेंगे, रोहित अगर तैयारी कर रहा है तो इस समय उसे क्या कहा जाएगा? कि रोहित क्या है? बेरोजगार है। क्या कह सकते हैं? रोहित क्या है? बेरोजगार है, ठीक। बात समझ में आ गई कि रोहित बेरोजगार है, तो ये बेरोजगार शब्द जो आएगा वो किस में जाएगा? जातवाचक संज्ञा में, क्योंकि बेरोजगार तो कोई भी हो सकता है, जो लोग तैयारी करते हैं सब बेरोजगार हैं, लेकिन रोहित अकेला है तो वो व्यक्तिवाचक में जाएगा। अब बेरोजगार है तो आप उसमें कैसा महसूस कर सकते हैं कि रोहित के पास क्या है? बेरोजगारी है। क्या महसूस करेंगे? कि रोहित के पास क्या है? बेरोजगारी है, ठीक है। तो जो बेरोजगारी आपकी आ गई वो क्या होगी? बेरोजगारी जो आ गई आपकी, ये किस में जाएगी? क्योंकि आप महसूस कर रहे हैं, तो ये भाववाचक, ये आपका भाव है दूसरे के प्रति कि रोहित क्या है, के पास क्या है? बेरोजगारी है, तो ये आपकी भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। तो इस तरीके से देखिए, रोहित व्यक्तिवाचक संज्ञा, अकेला है, बेरोजगार है, यानी ग्रुप में है, समूह में है, कोई भी बेरोजगार हो सकता है, तो जातवाचक संज्ञा। और आपका भाव है, ये कहने का मतलब महसूस कर रहे हैं कि रोहित के पास बेरोजगारी है, तो वो क्या किस में जाएगी? भाववाचक संज्ञा में जाएगी। तो इस तरीके से आपने क्या पढ़ा कि संज्ञा क्या है? संज्ञा वो चीज़ें हैं कि दुनिया में अगर संज्ञा ना होती तो आज जो आपका सबका नामकरण है, आप किसी ना किसी चीज़ को किसी न किसी नाम से जानते हैं, ऐसा संभव नहीं था। जो कुछ अगर आप नाम देते हैं तो मात्र केवल कारण क्या है? कि वो संज्ञा के कारण ही सबका नाम दे पाना संभव है। तो फिर क्या हुआ? जैसे हमने समझाया कि कोई बच्चा अगर जन्म लेता है तो उसके बाद उसका नामकरण होता है, तो अगर संज्ञा ना होती तो बच्चे का नामकरण संभव नहीं था। इस प्रकार संज्ञा कितने प्रकार से हो सकती है हिंदी के अनुसार? तो हिंदी के अनुसार संज्ञा कितने प्रकार से हो सकती हैं? 3 प्रकार से। कौन कौन सी? व्यक्तिवाचक संज्ञा, और क्या कहेंगे दूसरी? जातिवाचक संज्ञा, तथा तीसरी भाववाचक संज्ञा। दुनिया में एक है तो होगी व्यक्तिवाचक संज्ञा, और अगर ग्रुप समूहों में है तो क्या होगा? जातवाचक संज्ञा। तथा यहाँ पे देखिए, अगर उसका भाव है, आप भाव के रूप में किसी को नाम देते हैं, कोई नाम देते हैं महसूस करके, तो वो क्या होगी? आपकी भाववाचक संज्ञा कहलाएगी। इसको डिटेल में हम पढ़ेंगे। इसके बाद क्या होगा? अब हम इसके डिटेल में एक एक करके आपको पढ़ाते चलेंगे, ठीक है। यहाँ तक अगर आपको कोई डाउट हो तो बताइए। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा। अगर अभी चैनल पर नए हैं, पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए और बेल आइकन को दबाइए। बेल आइकन को दबाइए, जिससे क्या होगा? जब भी वीडियो अपलोड की जाए आसानी से आपके मोबाइल फ़ोन तक नोटिफिकेशन पहुंच सके, ठीक है। चलिए अब हम आगे की बात करते हैं, आगे का स्टार्ट करते हैं।
चलिए अब हम बात करते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में। हम आपको शॉर्ट में बता चुके हैं, आप क्या करेंगे एक एक को हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब हमारा क्या आएगी व्यक्तिवाचक संज्ञा। हम पहले ही बता चुके हैं आपको कि जो व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है वो क्या होती है, केवल एक ही होती है। अगर किसी का नाम हो मतलब केवल एक हो पृथ्वी पर तो वो क्या कहलाती है, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है। उसके लिए हमने आपको क्या बताया, अगर एक है, देखिए अगर केवल एक है तो आपको जाहिर सी बात है जो व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी वो किस वचन में प्रयुक्त होगी, एक वचन में प्रयुक्त होगी। ये तो आप समझ चुके होंगे। अगर केवल एक है तो क्या होगी कि वो किस रूप में प्रयुक्त होगी, केवल एक वचन में प्रयुक्त होगी, ठीक है। तो अब उसके लिए हम ट्रिक बनाए, एक ट्रिक बनाया है जिससे क्या होगा आपको क्लियर हो जाएगा कि क्या कौन कौन सी व्यक्तिवाचक संज्ञा किसमें होती है, ठीक है। तो बोलेंगे एक बार, पढ़िएगा साथ में, क्या होगा देखिएगा। ट्रिक हमारी है ये दिन महीने चार, क्या होगा, ये दिन महीने चार उत्सव और त्यौहार, ध्यान रखिएगा, उत्सव और त्यौहार, नगर देश की दिशाएं, ऐतिहासिक युद्धों की गाथाएं, नदी पहाड़ पर्वत समुद्र के नाम, याद रखना राष्ट्रीय जाति के नाम, ये सब समाचार पुस्तकों में है मेरे यार, ठीक है। तो इस तरीके से ये ट्रिक है। इसमें क्या होगा आपको एक्सप्लेन करते हैं, व्याख्या करेंगे क्या इसमें है। देखिएगा अगर दिन का नाम है, ध्यान से समझिएगा, अगर दिन का नाम है तो वो क्या होगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। अगर महीनों के नाम अगर दिए गए हैं तो क्या होंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। देखिएगा हिंदी के अनुसार, इंग्लिश में मत जाइए, हिंदी के अनुसार बताया जाएगा। अगर किसी महीने का नाम है, किसी महीने का नाम है या किसी दिन का नाम है, जैसे क्या हुआ रविवार सोमवार ऐसा अगर दिया गया है तो क्या होगा, व्यक्तिवाचक। अगर दिया गया है जनवरी फरवरी ये सब नाम दिया गए हैं तो क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। आगे देखेंगे उत्सव और त्यौहार, अगर किसी उत्सव और त्यौहार का नाम दिया गया है, उत्सव और त्यौहार, तो किस में आएंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएंगे, ठीक है। देखिएगा और अगला नगर देश की दिशाएं, यानी जो आपकी नगर देश है उसकी दिशाएं, जैसे उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, ये सब जो दिशाएं हैं, अगर ऐसी नाम अगर आपको मिल जाती हैं तो वो क्या होंगी, वो आपकी क्या कहलाएंगी, वो आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएंगी। अगला पॉइंट देखेंगे ऐतिहासिक युद्धों की गाथाएं, जैसे कोई ऐतिहासिक पुराना अगर युद्ध हुआ है, अगर उस युद्ध का नाम अगर आता है, उसकी गाथा अगर गाई जाती है तो वो किस में आएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगा, क्योंकि युद्ध हमेशा जो कुछ हुआ होगा वो अकेला ही एक ही युद्ध हुआ होगा, ठीक है, ये आपको पता है। अगली आती है अगर किसी नदी का नाम है या किसी पर्वत का नाम है, सॉरी पहाड़ का नाम है या पर्वत का नाम है तथा समुद्र का नाम है, तो वो सब नाम किस में आएंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा में बताए जाएंगे। या फिर आगे देखेंगे क्या लिखा है, राष्ट्रीय जाति। राष्ट्रीय जाति का मतलब समझते हैं, जैसे कि आप भारत में रहते हैं तो आपकी राष्ट्रीय जाति क्या होगी, भारतीय, आप क्या हैं, भारतीय बोले जाएंगे, ठीक है। अगर कोई अमेरिका में रह रहा है तो वो क्या है, अमेरिकन कहा जाएगा, ठीक है। ये क्या होती है, राष्ट्रीय जाति होती है, ठीक है। तो राष्ट्रीय जाति समझते हैं, ये सब क्या है, राष्ट्रीय जाति है। तो ध्यान रखें अगर राष्ट्रीय जाति का नाम आता है तो वो आपकी किस में आएगी, व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगी, ठीक है। अब बात आती है लास्ट लाइन क्या है, ये सब समाचार पुस्तकों में है मेरे यार, यानी अगर समाचार पत्र, किसी भी समाचार पत्र का अगर नाम लिया जाता है तो क्या होगा, जैसे आप देखिएगा, जैसे ये क्या होगा, द हिंदू, अगर पेपर का नाम आ गया द हिंदू, ठीक है, ध्यान रखिएगा द हिंदू, तो ये क्या होगा आपका, द हिंदू क्या होगा, ये आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगा। मान लीजिए अमर उजाला का नाम आ गया, अमर उजाला अगर पेपर का नाम है ये आ गया तो ये किस में जाएगा, व्यक्तिवाचक, मतलब समाचार पुस्तक का अगर नाम आ गया तो ये क्या होगी, व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। तो आप समझ चुके कि क्या है, 2 पॉइंट ध्यान रखिएगा, वो पृथ्वी पर क्या होती है, अकेली होती है, वो एक वचन में प्रयोग की जाती है, और क्या होता है, इन सब में अगर जो कोई नाम आता है तो वो वहाँ पर क्या होती है, आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा क्लियर हो चुकी। अब इसके बाद हमारी आएगी दूसरी जातिवाचक संज्ञा, ठीक है। तो अब हम जातिवाचक संज्ञा के बारे में जानते हैं। चलिए देखते रहिएगा। अब अगला हमारा आता है जातिवाचक संज्ञा, ठीक है। तो जातिवाचक संज्ञा में जान लेते हैं क्या है, ठीक है। जातिवाचक संज्ञा में देखेंगे हमारी आ गई अगला जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा, ठीक है। जातिवाचक संज्ञा क्या होती है, ध्यान से समझिएगा। जातिवाचक संज्ञा जो हमारी होती है वो हमेशा किस में होती है, वर्ग, वर्ग या समूह,
ध्यान रखिएगा। इसके लिए एक शब्द हम बताए हैं, क्या है? वर्ग एवं समूह। यानी ये हमेशा भीड़ों में होगी, जो हमारी जाति होगी वो हमेशा भीड़ में होगी, अकेले नहीं होगी, हमेशा भीड़ों में होगी। जैसे अगर हम बात करते हैं जातवाचक संज्ञा की, तो जात पहली बात ये भीड़ में होंगी और समूहों में मतलब ग्रुप में होंगी, अकेली नहीं पाई जाती है, तो वहाँ पे क्या होगी? जातवाचक संज्ञा होती है। जातवाचक संज्ञा दो प्रकार से होती है हिंदी में, देखिएगा। पहला देखिएगा समूहवाचक कहेंगे, देखिएगा। अगर पहला जो क्या है, जो पहली होगी वो क्या है हमारी? समूहवाचक। समूहवाचक संज्ञा दो प्रकार से होंगी ये, समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा को हम दूसरे नाम से किसे जानते हैं? हम इसे समुदायवाचक भी कह सकते हैं। ध्यान रखिएगा, समुदायवाचक, समुदायवाचक संज्ञा। और अब दूसरी कौन सी आएगी? दूसरी हमारी आएगी कौन सी? द्रव्यवाचक संज्ञा। दूसरी हमारी कौन सी होगी? द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्य या पदार्थ दोनों कह सकते हैं, द्रव्य या पदार्थ वाचक संज्ञा, ठीक है। तो अब ध्यान दीजिएगा कि ये दोनों संज्ञाएं में फ़र्क क्या है। अब दोनों संज्ञाएं ध्यान रखिए, ये दोनों की दोनों कहाँ से निकली हैं? जातवाचक संज्ञाओं से निकली हैं। अब बात करते हैं, अगर हम क्या करेंगे? समूहवाचक संज्ञा की बात करेंगे। देखिएगा, अगर समूहवाचक संज्ञा की बात करेंगे तो ये क्या होगा? दल। अगर देखिएगा दल है, ये क्या है? समूहवाचक संज्ञा है। क्या है? सेना। अगर बात करेंगे सेना, ये क्या है? समूहवाचक संज्ञा है। उसके बाद देखेंगे तो इसी तरीके से और सारे, जैसे पुलिस, आपने सुना कहा होगा पुलिस, तो पुलिस भी एक कहने का मतलब समूह में होती है, ग्रुप में होती है, तो उसे भी क्या कहा जाएगा? समझ। इस तरीके से ढेर सारे एग्जाम्पल होंगे। यानी अब हम परिभाषाएं अगर जातवाचक की अगर देखेंगे तो ये कह सकते हैं, अगर किसी एक व्यक्ति की अगर तुलना अन्य सभी व्यक्तियों से की जाए तो वहाँ पर क्या होगी? जातवाचक संज्ञा कहलाएगी, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। अब बात आती है इसकी, तो जैसे समझिए यहाँ पे बात क्या है, और ये एक खास बात इसमें क्या होती है, ध्यान रखिएगा कि ये क्या होती हैं? एक वचन में प्रयुक्त की जाती हैं। किसमें? एक वचन में। और तथा क्या होती है? ये गणनीय होती हैं, मतलब इन्हें गिना जा सकता है। ये क्या होती हैं? गणनीय होती हैं और एक वचन में प्रयुक्त की जाती हैं। कौन सी? समूहवाचक संज्ञा। बताइए, कोई भी दिक्कत तो है नहीं भी? इसी प्रकार देखिएगा, इसी प्रकार अब बात करते हैं किसके? द्रव्यवाचक यानी पदार्थवाचक संज्ञा के बारे में बात करते हैं। पदार्थवाचक में क्या होगा? जैसे क्या है? वह संज्ञा कहेंगे, वह वस्तु, वह चीज़ें क्या हैं जिनको मापा या तौला जा सकता है। बात समझ लीजिए, पहले क्या करेंगे? मापा या तौला। ध्यान रखिएगा, मापा या तौला जा सके तो वो क्या कहलाती हैं? पदार्थ या द्रव्यवाचक संज्ञा। जैसे समझिए, आगे आएगा क्या? दूध। दूध बताइए, मापा या तौला जाएगा? या सोना, देखिए, या तो तौला जाएगा तो मापा जाएगा। ये मापा जाता है, तौला जाता है। फिर अगर चांदी, ये सब क्या हैं? ये सब आपकी क्या कहलाती हैं? किसमें? इस तरीके से ढेर सारे एग्जाम्पल आपको मिल सकते हैं। तो ये सब किस में आएंगी? पदार्थवाचक यानी कि द्रव्यवाचक संज्ञा में आएंगी, ठीक। तो ये क्लियर हो चुका। अब बात करते हैं इसमें फ़र्क क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें ध्यान रखिएगा क्या होगा? सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात द्रव्यवाचक संज्ञा के लिए क्या होगी? ये क्या होते हैं? ये आगणनीय होती हैं। ध्यान रखिएगा, ये आगणनीय मतलब इन्हें गिना नहीं जा सकता है। क्या आप दूध और सोना या चांदी को गिन सकते हैं? नहीं गिन सकते हैं। और ये क्या होती हैं? ध्यान रखिए, ये भी एक वचन में प्रयुक्त की जाती हैं। ध्यान रखिएगा, एक वचन और आगणनीय, एक वचन और आगणनीय। इसके लिए और देखिए, समूहवाचक या समुदायवाचक को क्या कहेंगे? एक वचन गणनीय। यानी समुदायवाचक समूहवाचक को गुणा क्या कहेंगे? ये समूह में होती हैं, ये हमेशा किस में होंगी? समूह में होंगी, मतलब भीड़ में। अगर देखा जाए तो हम क्या कह सकते हैं? भीड़ में रहेंगी हमेशा। तो ये क्या है? गिनी जा सकती हैं। लेकिन यहाँ पे अगर पदार्थवाचक या द्रव्यवाचक को देखेंगे तो इन्हें गिन हम नहीं सकते। आप देख सकते हैं क्या सोना और दूध को हम गिन सकते हैं? नहीं, इन्हें मापा या तौला जा सकता है। यानी इसे इनकी माप कर सकते हैं या इन्हें तौल सकते हैं, इनका वजन कर सकते हैं। ये फ़र्क होता है दोनों में। तो अब एक बार बात कर लेते हैं, फिर से रिपीट कर रहे हैं। जातवाचक संज्ञा की परिभाषा जान लीजिए, बस क्लियर हो जाएगा। क्या है जातवाचक संज्ञा? अगर कोई एक व्यक्ति है, उसकी तुलना अगर अन्य सभी व्यक्तियों से की जाए तो वहाँ पर
क्या होती है, जातिवाचक संज्ञा होती है। यानी भीड़ों से अगर की जाए यानी समूहों से की जाए तो वहाँ क्या होगा, जातिवाचक संज्ञा कहलाएगी। तो हम जातिवाचक संज्ञा के बारे में पढ़ चुके। हम पूछेंगे क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। क्वेश्चन हम आपको यहाँ दिखा देते हैं। मान लीजिए एग्जाम में पूछा गया, आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया कि भारत, क्या बात करेंगे, अगर भारत महात्माओं का देश है, ध्यान रखिएगा, अगर पूछा गया क्वेश्चन कि भारत जो है वो महात्माओं का देश है, ठीक। तो क्वेश्चन अगर पूछा गया कि इसमें आप संज्ञा बताइए, अगर आप संज्ञा बताएंगे तो ध्यान रखिए कि यहाँ पे क्या देखेंगे आप, केवल महात्मा नहीं लिखा है, महात्माओं, यानी आप ये कह सकते हैं कि ये ग्रुप यानी समूह की बात है। तो आप यहाँ से ये बता सकते हैं कि इसमें कौन सी संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा कहलाएगी। आप क्लियर हो चुके हैं, जातिवाचक संज्ञा, ठीक है। अगर बात करेंगे जातिवाचक संज्ञा कहलाएगी, आएगी कैसे, क्योंकि देखिए भारत महात्मा का देश है, ये नहीं बोला उसने क्या बोला है, भारत महात्माओं का देश है। अगर बात करता है कि भारत महात्मा की देश है, किसी का नाम दे देता तो क्या हो जाता है कि एक के लिए हो जाता था, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाती। लेकिन उसने क्या कहा, भारत महात्माओं का देश है, तो यानी भीड़ आपको दिख रही है, इसमें समूह दिख रहा है। तो क्वेश्चन में कौन सी संज्ञा पाई जाएगी, अब इस संज्ञा क्या होगी, जातिवाचक संज्ञा बताई जाएगी। आप समझ चुके कि क्वेश्चन कैसे पूछा था, ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसमें आपको बताना होगा कि ये समुदाय है या एकवचन है, इस तरीके से या ग्रुप में है या नहीं है। तो इसको पढ़ के आपको पता चल सकता है कि कौन सी संज्ञा पाई जाएगी। इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। अब अगला हमारा टॉपिक आता है भाववाचक संज्ञा। तो हम भाववाचक संज्ञा के बारे में जान लेते हैं, ठीक है। चलिए भाववाचक संज्ञा के बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। अगर बात करते हैं किसकी, भाववाचक संज्ञा की, अगर हम बात करें, ध्यान रखिएगा, अगर हम अब हम बात करते हैं भाववाचक संज्ञा की, ध्यान रखिएगा। अगर हमारी आ गई भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, तो भाववाचक संज्ञा के बारे में एक बात समझते हैं। भाववाचक संज्ञा है क्या, अगर हम कोई चीज़ महसूस कर रहे हैं, ठीक है, अगर कोई चीज़ हम महसूस कर रहे हैं उसका भी कोई नाम होगा। अगर क्या महसूस कर रहे हैं, जैसे हम क्या महसूस कर रहे हैं, गरीबी, अगर हम क्या महसूस कर रहे हैं, गरीबी महसूस कर रहे हैं। देखिए गरीबी दिखाई नहीं देती है, केवल महसूस कर सके, क्या महसूस करेंगे भाई, हमें गरीबी है तो क्या महसूस किया जाएगा, गरीबी महसूस किया जाएगा। हम एक बार और महसूस करें, जैसे आप छोटे होते हैं तो क्या होता है, बचपन, क्या होता है, बचपन में आप क्या होते हैं, छोटे होते हैं। तो आप बचपन को भी, आप बड़े हो गए होंगे तो क्या होंगे, बचपन को ही महसूस करेंगे। कि आप कोई देख सकते हैं इस तरीके से, नहीं देख सकते हैं, इसे महसूस भी कर सकते हैं। जैसे अमीरी, इसी के तरीके देखिए, अगर आपके पास पैसा, ढेर सारा पैसा है तो आप क्या करेंगे, महसूस करेंगे, अमीरी महसूस करेंगे, ठीक है। इसी तरीके से देखिएगा, तो ये सब चीज़ें ध्यान रखिएगा, अमीरी महसूस करेंगे। एक क्या होती है, अगर आपके अंदर दयालुता है, क्या करेंगे आप, दया दिखाते हैं, तो यानी देखिए इंसानियत, अगर उसके लिए क्या बताएंगे, इंसानियत, इंसानियत के शब्द, इसे इंसानियत भी महसूस करने वाली चीज़ है। क्या आप इसे दिखा सकते हैं, इसका भी नाम दिया गया। तो इस तरीके की जो चीज़ें होती है, कहने का मतलब ऐसी संज्ञाएं जिन्हें हम क्या करते हैं, ऐसे किसी नाम से महसूस करते हैं, तो वो सब क्या होती है, फीलिंग्स अगर समझेंगे, ऐसी संज्ञाएं जिन्हें हम किसी भी नाम से क्या करते हैं, महसूस करते हैं, वो हमारी क्या होती है, भाववाचक संज्ञा होती है। ये बात क्लियर है। तो आप समझिए कि अगर कोई चीज़ महसूस कर रहे हैं, उसका कोई नाम है, तो वो क्या होगी, आपकी भाववाचक संज्ञा कहलाएगी। यहाँ क्लियर होगा। तो अब यहाँ पे देखिए कि प्रत्येक में क्या होगा है, इसमें प्रत्यय लगा होता है। देखिए अगर गरीबी है, एक तरीके समझ लीजिए, अगर किसी संज्ञा विशेष विशेषण में, अगर देखिए संज्ञा सर्वनाम विशेषण में क्या किया जाए, प्रत्यय जोड़ दिया जाए, तो उससे क्या बनती है, हमारी भाववाचक संज्ञा। दूसरी परिभाषा क्या होगी, ध्यान से समझेंगे। इस तरीके से अगर गरीबी को अगर हम देखेंगे, पहली बात समझ लीजिए, यहाँ पे गरीबी की अगर हम बात करेंगे, गरीबी की, तो क्या होता है, गरीब प्लस ई, ठीक है, गरीब प्लस ई। अब बात करिए, ये क्या है, ये आपकी संज्ञा है, हम आपको पहले ही बता चुके हैं, संज्ञा है। और क्या है दूसरी, ये क्या है, प्रत्यय है,
देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। गरीब क्या है? संज्ञा है और प्रत्यय। तो इस तरीके से दूसरी परिभाषा हमारी बन सकती है। कौन सी बन सकती है? कि यदि किसी संज्ञा में क्या हो, प्रत्यय जोड़ दिया जाता है तो हमारी कौन सी संज्ञा बन जाती है? भाववाचक संज्ञा बन जाती है। देखिए, संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण में क्या किया जाए? अगर प्रत्यय जोड़ दिया जाए, दूसरी परिभाषा, तो क्या कौन सी संज्ञा बन जाती है? भाववाचक संज्ञा बन जाती है। ये आपका क्लियर है कि नहीं क्लियर है? कि कुछ संज्ञाएं ऐसी होती हैं जो अपने आप में क्या होती हैं? क्या होती? भाववाचक संज्ञाएं होती हैं। इसमें किसी प्रत्यय की जरूरत नहीं होती है। जैसे समझिए कौन सी होंगी। जैसे अगर हम बात करते हैं घृणा, अगर आप किसी से घृणा करते हैं, इसमें कोई भी प्रत्यय नहीं जुड़ा है, ये आपकी भाववाचक संज्ञा है। जैसे ईर्ष्या, ईर्ष्या में कुछ नहीं जुड़ा है, ईर्ष्या जो क्या है वो कुछ नहीं जुड़ा, ये भी आपकी भाववाचक संज्ञा। अगर आप किसी से ईर्ष्या करते हैं, ये भी आपकी भाववाचक संज्ञा है। दूसरी अगर बात करते हैं, अगर एक और बात करते हैं, कौन सी? सौंदर्य। अगर सौंदर्य की बात करते हैं तो इसमें कोई भी क्या होता है? कोई भी प्रत्यय नहीं जुड़ा होता। तो इस तरीके से कुछ और संज्ञाएं होती हैं जिसमें प्रत्यय की आवश्यकता नहीं होती है, फिर भी वे भाववाचक संज्ञाएं कहलाती हैं। ठीक है, भाववाचक संज्ञा। ठीक है, ध्यान रखेंगे कि कुछ अब फिर से एक बार हम आपको क्लियर कराते हैं। ध्यान से देखिएगा क्या होगा। हम कोई ऐसी चीज़ें हैं पृथ्वी पर जिसे हम क्या करते हैं? महसूस करके उनका नाम बताते हैं, तो क्या होती है? वहाँ पे भाववाचक संज्ञा कहलाती है। दूसरी बात क्या होती है? अगर किसी संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण के साथ अगर क्या जोड़ दिया जाए? प्रत्यय जोड़ दिया जाए। यहाँ पे ध्यान देंगे, आगे कोई नाम आएगा उसमें सर्वनाम विशेषण भी रहेगा, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, सर्वनाम और विशेषण भी साथ में लिखेंगे। सर्वनाम और विशेषण, आपको सर्वनाम और विशेषण का टॉपिक पढ़ाया जाएगा कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण के साथ क्या जोड़ दिया जाए? प्रत्यय जोड़ दिया जाए तो वो क्या कहलाती है? भाववाचक संज्ञा कहलाती है। तीसरी बात, कुछ संज्ञा ऐसी होती है, भाववाचक संज्ञा होती हैं जो अपने आप में ही भाववाचक संज्ञा होती हैं, किसी प्रत्यय की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे देखिए घृणा, ईर्ष्या, सौंदर्य। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि संज्ञा जो हमारी होती है, भाववाचक संज्ञा कितने प्रकार से बनाई जा सकती है, ये हम जान लेते हैं। बस आपका भाववाचक संज्ञा से सारा टॉपिक क्लियर हो जाता है। तो भाववाचक संज्ञा ध्यान रखेंगे 5 प्रकार से बनाई जा सकती है। अगर हम बात करेंगे भाववाचक संज्ञा की तो कितने प्रकार से बनाई जाएगी? भाववाचक संज्ञा हमारी 5 प्रकार से। भाववाचक संज्ञा कितने प्रकार से बनाई जाएगी? 5 प्रकार से। 5 प्रकार से सहायता से। कौन कौन से? अब ध्यान रखिएगा, वो क्या होगा? पहला देखिएगा, पहला क्या है? पहला हमारा है संज्ञा। अगर वो संज्ञा की सहायता से, अगर व्यक्तिवाचक संज्ञा, जैसे आपने देखा है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा से क्या बनती है? जो संज्ञा, जैसे यहाँ देखिए गरीब और प्लस प्रत्यय लग के क्या बना? संज्ञा की सहायता से क्या बनी? भाववाचक संज्ञा बनी। संज्ञा से दूसरी आपकी क्या आती है? सर्वनाम की सहायता से, सर्वनाम की सहायता से बनती है। तीसरी क्या बनेगी आपकी? तीसरी आपकी बन जाएगी विशेषण की सहायता से, विशेषण की सहायता से। ध्यान रखिएगा, भाववाचक संज्ञा 5 प्रकार से बनाई जा सकती है, विशेषण से। और फिर ध्यान रखेंगे चौथा आपका क्या होगा? चौथा होगा हमारा क्रिया से। संज्ञा जो आपकी क्या होगी? क्रिया से भी बनाई जा सकती है। भाववाचक संज्ञा चौथी किससे? क्रिया से बनाई जा सकती है। और पांचवा तरीका हमारा क्या होगा? अव्यय से। अव्यय के बारे में बाद में आपको बताया जाएगा, आगे वाली क्लास जब दी जाएगी, तो 5वां आपकी अव्यय से बनाई जा सकती है। तो आप कह सकते हैं कि अगर पूछा जाए कि संज्ञा कितने प्रकार, भाववाचक संज्ञा हम कितने प्रकार से बना सकते हैं, तो 5 प्रकार से बना सकते हैं। संज्ञा की सहायता से, सर्वनाम की सहायता से, विशेषण की सहायता से, क्रिया और अव्यय की सहायता से। ये आप नोट पॉइंट में करके लिख लेंगे। ठीक है, नोट्स बना रहे हैं तो आप अच्छे नोट्स बनाइए, क्योंकि ये नोट पॉइंट में पूछा जा सकता है, क्वेश्चन आ सकता है। तो भाववाचक संज्ञा आप क्लियर कर चुके, देखेंगे क्या होगी। ध्यान रखिएगा, भाववाचक संज्ञा हमने बताया क्या कि अगर किसी को महसूस करके कोई नाम दिया जाता है तो भाववाचक संज्ञा है। दूसरा तरीका, किसी संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण के साथ अगर प्रत्यय जोड़ दिया जाए तो वो क्या बन जाती है? भाववाचक संज्ञा बन जाती है। तथा कुछ संज्ञाएं ऐसी भी होती, भाववाचक संज्ञा होती हैं जिसको बनाने के लिए प्रत्यय की आवश्यकता नहीं होती है। फिर क्या बात आई कि भाववाचक संज्ञा कितने प्रकार से बनाई जा सकती है? तो 5 प्रकार से। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा क्रिया और अव्यय की सहायता से भाववाचक संज्ञा बनाई जा सकती है। अब बात करते हैं, एक बार पूरा रिवाइज करते हैं, फिर उसके बाद आज का जो टॉपिक होगा यहीं समाप्त करेंगे। शुरू में देखेंगे क्या होगा, हमने क्या पढ़ा संज्ञा के बारे में। संज्ञा हमारी क्या होती है?
कि पृथ्वी पर अगर नाम ना होता तो क्या होती, संज्ञा ना होती, अगर संज्ञा ना होती तो किसी का नाम ना होता। उसके बाद क्या बताया गया आपको कि संज्ञा कितने प्रकार की होंगी, हिंदी में संज्ञा केवल 3 प्रकार से होंगी, एक व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरी जातिवाचक संज्ञा और तीसरी भाववाचक संज्ञा। फिर बात हुई व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है, पृथ्वी पर क्या है, जो कुछ भी अकेला है वो क्या कहलाता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा में आता है। उसके बाद आता है जातिवाचक संज्ञा, यानी ये हमेशा भीड़ और समूह में होते हैं इस जातिवाचक संज्ञाओं में, यानी एक व्यक्ति की तुलना अगर अन्य भीड़ यानी समूहों से की जाए तो वो कौन सी संज्ञा कहलाती है, जातिवाचक संज्ञा कहलाती है। जातिवाचक संज्ञा को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, कौन कौन से, समूह या समुदायवाचक संज्ञा तथा द्रव्य या पदार्थवाचक संज्ञा कहा गया है। समुदायवाचक संज्ञा क्या है, जैसे वह संज्ञाएं हैं जिनको क्या कहें, हम गिन सकते हैं, यानी ये गणनीय होती हैं और एक वचन में प्रयोग की जाती हैं। पदार्थ यानी द्रव्यवाचक संज्ञा क्या होती हैं कि जिनको हम गिन सकते हैं और एक वचन में प्रयोग की जाती हैं, यानी इन्हें मापा या तौला जा सकता है, वो क्या होती हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाती हैं। अगली बात क्या होती है, अगली बात ये है हमारी भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा बताया गया कि आप अगर किसी को महसूस करके, कुछ महसूस करके उसका नाम देते हैं तो आपकी भाववाचक संज्ञा है, तथा अगर संज्ञा सर्वनाम विशेषण के साथ प्रत्यय जोड़ दिया जाए तो वो भी भाववाचक संज्ञा है। तीसरा तरीका देखेंगे, कुछ संज्ञाएं ऐसी होंगी जिसमें प्रत्यय की आवश्यकता नहीं होगी। भाववाचक संज्ञा 5 प्रकार से बनाई जाती है, कौन कौन से, संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया और अव्यय की सहायता से भाववाचक संज्ञा बनाई जा सकती है। आज का जो संज्ञा से जितने भी क्वेश्चन बनते थे, जितने भी टॉपिक थे, कॉन्सेप्ट के साथ सारे आपके क्लियर कर दिए गए। संज्ञा से जितने भी टॉपिक थे वो सब क्लियर हो गए। संज्ञा का टॉपिक यहीं तक समाप्त होगा। अगला टॉपिक का एक नया टॉपिक जिसमें क्या हम पढ़ेंगे, सर्वनाम। इससे पहले हमने पिछली क्लासों में क्या पढ़ा, संज्ञा के बारे में पढ़ा, डिटेल में पढ़ा, कोई भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं, ईमानदारी से पढ़िएगा। चलिए आज का वीडियो क्या स्टार्ट करते हैं। क्या होगा, सर्वनाम, जिसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, सर्वनाम। सर्वनाम क्या होता है ये ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं सर्वनाम की, ठीक है। सर्वनाम है क्या, मेरा बार बार आपसे यही क्वेश्चन रहता है कि सर्वनाम है क्या, आखिर में ये क्या है। तो आपसे पूछता हूँ कि सर्वनाम की क्यों आवश्यकता पड़ी, सामान्य हिंदी में अगर सर्वनाम आया तो क्यों आया, आप बता सकते हैं, कमेंट करिएगा। अगर जो कुछ आपको नॉलेज है कमेंट करिएगा, फिर मैं आपको बताता हूँ कि सर्वनाम की क्या आवश्यकता पड़ी। हम एक वाक्य के थ्रू आपको बताएंगे कि सर्वनाम को समझाएंगे कि सर्वनाम क्या है आखिर में। अगर मान लीजिए मैंने एक वाक्य लिख दिया कि एक राजा था, वह जंगल में था, जंगल में गया था, ठीक है। तो अब वाक्य देखेंगे, आप फिर से पढ़ेंगे, एक राजा था वह जंगल में गया था। अब इसमें आप समझेंगे कि देखिए ध्यान से कि जो आपका राजा है, देखिए राजा यहाँ पे क्या है, राजा हमारा है संज्ञा, क्या है, संज्ञा। और कौन सी संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि राजा कोई भी हो सकता है, किसी का नाम नहीं है ये हमेशा भीड़ में कोई भी राजा हो सकता है, तो ये जातिवाचक संज्ञा है। और यहाँ पे देखिए वह जो क्या है, यहाँ पे वह है आपका सर्वनाम। अब देखिए अगर वह की बात, और वह का अगर अर्थ देखा जाए, वह किसके लिए प्रयोग हुआ है, केवल राजा के लिए ही प्रयोग हुआ है। तो आप इससे क्या समझ सकते हैं, जो राजा है यही तो सर्वनाम है, राजा ही सर्वनाम है, राजा को ही बदलकर सर्वनाम के रूप में लिखा गया। अब हम इससे कह सकते हैं कि कहने का मतलब संज्ञा की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए, मतलब संज्ञा को का बार बार प्रयोग ना हो, इसको रोकने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। इसीलिए इसको क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। सही देखिए, क्योंकि आप एक बात फिर से समझ लीजिए कि संज्ञा का प्रयोग, संज्ञा को रोकने के लिए ही सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। अब बात आती है सर्वनाम कहाँ प्रयोग होते हैं, कहाँ प्रयोग किए जाते हैं। तो एक पॉइंट है, नोट पॉइंट में क्या रहेगा कि सर्वनाम होते हैं संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं। सर्वनाम जो आपके होंगे वो कहाँ प्रयोग होंगे, संज्ञा के स्थान पर। यह भी पूछा जाता है, संज्ञा के स्थान पर, ठीक। तो आपके 2 टॉपिक क्लियर हो गए। कौन सा, एक क्या हुआ कि संज्ञा की बार बार पुनरावृत्ति रोकने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। और दूसरी बात, सर्वनाम कहाँ प्रयोग होते हैं, संज्ञा के स्थान पर ही प्रयोग होते हैं, ठीक है। तो ये आपका क्लियर हो गया।
अब बात करते हैं, देखिए यहाँ पे अब हम बात करेंगे दो तरीके से। कैसे? एक तो होता है सर्वनाम की संख्याएं, और होती है एक सर्वनाम के प्रकार। तो सर्वनाम की कुल संख्या कितनी है, तो अगर पूछा जाएगा तो आप क्या कह सकते हैं, अगर सर्वनाम की संख्या की बात करेगा तो सर्वनाम की संख्या तो टोटल कितनी होती है, सर्वनाम की संख्या जो होती है 11। अगर सर्वनाम की संख्या की बात करेगी तो टोटल क्या आएगा, 11 आएगा। जैसे कौन कौन से होंगे ये ध्यान रखिएगा। अगर बात करेंगे कौन कौन से, मैं, तुम, आप, यह, वह, यह वह, कुछ, कोई, कुछ कोई, जो, कुछ कोई के बाद आएगा अपना जो, सो, कौन, क्या। टोटल संख्या कितनी हो गई, अब ध्यान से गिनेंगे। देखिए अगर हम सर्वनाम की संख्या पूछेंगे तो हमारे सर्वनाम की संख्या टोटल कितनी है, 11। मैं, तुम, आप, यह, वह, कुछ, कोई, जो, सो, कौन, क्या। देखिए कौन सी कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। टोटल संख्या कितनी है सर्वनाम की, 11। आप पूछे कौन कौन से सर्वनामों की संख्या कितनी है, 11, और कौन कौन से सर्वनाम है ये आपके सामने है। ठीक है, तो संख्या आपकी क्लियर हो गई, कौन सी है, कितनी होती है, 11 होती है। अगर पूछा जाएगा किसमें, प्रकार, तो हम आगे बताते हैं, एक बार फिर से क्लियर करेंगे। सर्वनाम किसे कहते हैं, क्या होते हैं सर्वनाम, मतलब सर्वनाम का प्रयोग इसलिए किया जाता है कि बार बार संज्ञा का प्रयोग ना हो, बार बार किसी का नाम प्रयोग ना किया जाए, इसलिए सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। परिभाषा में क्या कहेंगे कि संज्ञा की पुनरावृत्ति रोकने के लिए किसका, सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। जैसे और सर्वनाम प्रयुक्त कहाँ पे होते हैं, मतलब इनका प्रयोग कहाँ होता है, संज्ञा के स्थान पर ही इनका प्रयोग किया जाता है। पॉइंट सर्वनाम, अगला पॉइंट क्या आएगा, सर्वनाम की संख्या कितनी होती है, तो सर्वनाम की संख्या कितनी होंगी टोटल, 11। कौन कौन से, मैं, तुम, आप, यह, वह, कुछ, कोई, जो, सो, कौन, क्या। टोटल संख्या 11। अब बात करते हैं हम सर्वनाम के प्रकार की। अगर अब बात करेंगे हम किसकी, सर्वनाम के प्रकार की। ठीक है, तो अब ध्यान हो गया, यहाँ तक क्लियर है, मजा आ रहा, बढ़िया लग रहा है आपको, सब चीजें क्लियर हो रही है ना। तो आप क्या करेंगे, वीडियो को लाइक करिए अगर पसंद आ रही है तो। ठीक है, तो आगे बात करते हैं, अब इसके आगे बात करेंगे सर्वनाम के प्रकार की। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब हमारे अगला पॉइंट आएगा सर्वनाम के प्रकार, तो ध्यान रखिएगा। तो अब हमारा आ गया सर्वनाम के प्रकार। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। सर्वनाम के प्रकार कितने प्रकार से होते हैं, 6 प्रकार से होते हैं। सर्वनाम कितने प्रकार से होते हैं, 6 प्रकार से होते हैं। अब इन्हें याद रखने के लिए हम क्या करेंगे, आपको एक ट्रिक बताएंगे, आसानी से आप उन ट्रिक को पढ़ लीजिएगा ताकि आपको सारे सर्वनाम के नाम याद हो जाएंगे। 6 देखिए, चलिए हमारी ट्रिक क्या होगी, ध्यान रखिएगा। एक, निज, पुरुष, एक निज पुरुष, प्रश्न के संबंध में निश्चय, अनिश्चय, में फंस गया। ठीक है, अब बात करते हैं हमारी ट्रिक क्या होगी, फिर से पढ़ेंगे साथ साथ। हमारे ट्रिक क्या होगी, सर्वनाम के प्रकार याद करने के लिए ट्रिक क्या होगी हमारी, एक निज पुरुष प्रश्न के संबंध में निश्चय अनिश्चय में फंस गया। इससे क्या पता चला आपके, देखिए सर्वनाम कैसे, पहला आपका सर्वनाम जो होगा वो क्या होगा, निजवाचक सर्वनाम, निज से पुरुष का मतलब पुरुषवाचक सर्वनाम, प्रश्न का मतलब प्रश्नवाचक सर्वनाम, तथा संबंध का मतलब संबंधवाचक सर्वनाम, तथा निश्चय का मतलब निश्चयवाचक सर्वनाम, और लास्ट अपना
अनिश्चय, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, तो इस तरीके से आपके 6 जो सर्वनाम हैं उनका नाम आप इन्हीं ट्रिक के अनुसार याद कर सकते हैं। अगर कहें तो एक बार लिख देते हैं। अगर हम निज की बात करेंगे तो निज का मतलब निज वाचक सर्वनाम। ठीक है, और उसके बाद पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुष से क्या होगा? पुरुषवाचक सर्वनाम। तथा इधर प्रश्न से प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्न से क्या होगा? प्रश्नवाचक सर्वनाम। और इसे संबंध से संबंध बोधक सर्वनाम। संबंध बोधक सर्वनाम। और निश्चय से क्या बताएंगे? निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। और लास्ट आपका अनिश्चय से क्या बनेगा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, तो इस तरीके से देखिए 1 2 3 4 5 और ये 6 आपके सर्वनाम के प्रकार जो कितने थे? 6। आपको 6 बता दिया गया। ट्रिक आपकी क्या रहेगी? एक निज प्रश्न के संबंध में निश्चय अनिश्चय में फंस गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप 6 प्रकार उनके नाम आसानी से याद कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे? एक एक करके पढ़ेंगे। तो पहला हमारा क्या आएगा? ध्यान दीजिए। तो हम सबसे पहले पढ़ते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, पुरुषवाचक सर्वनाम पढ़ते हैं। चलिए आगे बात करते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में। ध्यान रखिए कि पुरुष अगर पूछा गया कि सर्वनाम के प्रकार की बात की जाएगी तो 6 हो जाएंगे, और अगर सर्वनाम की संख्याओं की बात करेंगे तो 11 हो जाएंगे। आपको बता दिया गया है। तो हम सबसे पहले पढ़ते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, सबसे पहले जो हमारा आएगा वो होगा पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम यानी कि अब हम बात करते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम को 3 भागों में बांटा गया है। जैसे 3 भागों में कैसे कैसे देखेंगे। पहला आपका क्या होगा? पहला हमारा होगा देखिए उत्तम पुरुष। पहले को क्या कहेंगे? उत्तम पुरुष के बारे में बताएंगे। ठीक है, उत्तम पुरुष। और फिर मध्य वाले को दूसरा क्या होगा? मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष। 3 भागों में पुरुषवाचक सर्वनाम को बांटा गया है। तीसरा आपका क्या होगा? अन्य पुरुष। ठीक है, अब बात करते हैं अन्य। ये क्या होता है? उत्तम पुरुष क्या होता है? उत्तम पुरुष को हम क्या कहते हैं? उत्तम पुरुष यानी कि जो बोलने वाला होता है, वक्ता। वो किस में आता है आपका? वक्ता को क्या मतलब हुआ? जो बोलने वाला होगा उसे क्या कहेंगे? वक्ता। वक्ता किस में आता है? उत्तम पुरुष में। दूसरा कौन सा होगा? मध्यम पुरुष कौन सा होगा? श्रोता यानी सुनने वाला, जिससे वो बोलेगा वो क्या होता है? मध्यम पुरुष यानी श्रोता होगा। और तीसरा जिसके बारे में बात की जाएगी, मतलब कोई तीसरे के बाद में, तो वो क्या होगा? अन्य होगा। ठीक है, तो तीसरा क्या होगा आपका? अन्य होगा। ठीक, अन्य का। अब बात करते हैं जैसे बोलने की अगर बात करेंगे तो अगर बोलने वाला किस तरीके से बात कर सकता है? या तो कहेगा मैं और या तो कहे हम। ठीक है, इसी दोनों तरीके से बात कर सकता है। वक्ता जो होगा वो 2 ही तरीके से बात कर सकता है। किससे? मैं या हम तरीके से बात कर सकता है। अगर श्रोता है तो सुनने वाला देखिए कैसे सुन सकता है। श्रोता वाले को क्या बोलेगा? क्या बोल सकता है? या तुम बोल सकता है, तू बोल सकता है, या आप बोल सकता है। ऐसे ही तो है। या आप बोलेगा या क्या कह देगा? तू बोल सकता है। ठीक है, ऐसे ही तो बोला जा सकता है। आगे देखिए, आगे कहता है अन्य। अन्य को हम कैसे जानेंगे? अन्य को हम 2 तरीके से बोल सकते हैं। या तो ये कहेंगे या तो वे कहेंगे। ठीक है, तो आप समझ में आ रहा है कि उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष में क्या है? बोलने वाला उत्तम पुरुष में आता है। यानी अगर हम बोल रहे हैं मैं, या मैं बोल रहे हैं हम बोल रहा, इस तरीके से कहेंगे तो किस में आएगा? वो उत्तम पुरुष यानी कि वक्ता कहलाएगा। या फिर मध्यम पुरुष में जिसके लिए हम बात करेंगे, जिससे बोलेंगे तुम, तू, आप कह के बोलेंगे, तो वो किस में आएगा? श्रोता में आएगा, यानी मध्यम पुरुष में आएगा। और जिसके तीसरे के बारे में हम बात करते हैं वो किस में आएगा? ये हुए। तो ये किस सर्वनाम में आएंगे? ये अन्य पुरुष के सर्वनाम में आएंगे, यानी तीसरे के सर्वनाम में आएंगे। क्या होगा? एक आप हो गए जो बोल रहे हैं, दूसरा जो सुन रहा है, और ये आपके तीसरे आपके वो। ठीक है, वो का मतलब समझ रहे हैं ना? तो वही कि तो ये यानी कि बात कर रहे हैं कि ये तीनों बात हो गई आपकी। ठीक है,
तो अब क्लियर हो गया कि पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद कितने होंगे, 3 प्रकार से इनको बांटा गया है। ये अगला आता है निश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक, तो हम सबसे पहले जान लेते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम के बारे में क्या होते हैं। तो निश्चयवाचक सर्वनाम पढ़ लेते हैं अब। निश्चयवाचक सर्वनाम, ध्यान से समझिएगा, कुछ है नहीं इसमें। अगर पूछा गया तो निश्चयवाचक सर्वनाम कितने होते हैं, 2 होते हैं। कौन कौन से, यह और वह। ठीक है, या वह। अगर पूछा गया कि निश्चयवाचक सर्वनाम कितने होते हैं, इनकी संख्या कितनी होती है, तो आप क्या कह सकते हैं कि कितनी होगी, 2। कौन कौन से होंगे, यह और वह। यह कौन से होता है, पास के लिए प्रयोग किया जाता है। अगर कोई चीज़ें पास के लिए, अगर देखिए नज़दीक कह सकते हैं, पास के लिए प्रयोग किया जाता है यह, और तथा दूर के लिए क्या प्रयोग किया जाता है, वह। ठीक है, तो ये हो गया आपका निश्चयवाचक सर्वनाम। अब अगला आता है एक अनिश्चयवाचक सर्वनाम। दूसरा क्या आएगा अगला, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। कुछ है नहीं, इसे आराम से समझ लीजिए, बस कौन संख्या याद कर लेनी है बस। अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक, ये कौन कितने होते हैं, देखिए अब ये कितने होते हैं, तो ये 3 होते हैं। कौन कौन से, कुछ। अगर हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम की बात करेंगे तो ये कितने होंगे, 3। कौन कौन से, कुछ, और दूसरा क्या होगा, कोई, और तीसरा क्या होगा, किसी। ठीक, अब बात करते हैं कुछ और कोई। यहाँ पे देखिएगा थोड़ा सा इसमें कन्फ्यूजन है, कब कहाँ क्या प्रयोग होगा। किसी तो कहीं भी प्रयोग हो सकता है, लेकिन कुछ और कोई में फ़र्क है। कुछ यानी वहाँ पे प्रयोग होगा जहाँ पे प्राणवाचक यानी सजीव की बात की जाएगी, वहाँ पे कौन सा सर्वनाम प्रयोग होगा, कुछ प्रयोग होगा। यानी क्या कहेंगे, प्राणवाचक। प्राणवाचक का समझ रहे हैं, अगर कहीं प्राणवाचक का मतलब सजीव चीज़ों की बात हो जाए, यानी सजीव की बात हो जाए, तो वहाँ पे किस सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है, किसका, कुछ का प्रयोग किया जाता है। अगर वहीं पे कहीं वस्तुवाचक, वस्तुवाचक मतलब, वस्तुवाचक का मतलब होता है निर्जीव। अगर कहीं पे वस्तुवाचक की बात की जाती है यानी निर्जीव की बात की जाती है, तो वहाँ पे कौन सा सर्वनाम प्रयोग होता है, कोई। ठीक, तो ये आपको क्लियर हो चुका। और किसी का प्रयोग आप कहीं भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये देखिए, तो आपका हो गया निश्चयवाचक कितने सर्वनाम होते हैं, 2, या वह, एक पास के लिए या और दूर के लिए वह। तथा अनिश्चयवाचक कितने सर्वनाम होते हैं, 3 होते हैं, कुछ, कोई और किसी। कुछ क्या होता है, प्राणवाचक यानी जहाँ सजीव की बात होगी वहाँ पे कौन सा होगा, कुछ सर्वनाम का प्रयोग होगा। तथा कोई का प्रयोग क्या होगा, जब वहाँ पे वस्तुवाचक यानी निर्जीव चीज़ों की बात की जाएगी, वस्तुओं की, तो वहाँ पे वस्तुवाचक, तो वहाँ पे क्या होगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम किसका, कोई का प्रयोग किया जाएगा। किसी का प्रयोग आप कहीं भी कर सकते हैं। तो यहाँ क्या हो गया, सर्वनाम हमने जाना, और सर्वनाम के भेद कितने होते हैं, सर्वनाम की संख्याएं कितनी होती हैं, और फिर उसके बाद कुछ टॉपिक और पढ़ेंगे। जैसे एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं, क्या होते हैं सर्वनाम, क्या होते हैं। इतनी बात जानेंगे कि सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं, और संज्ञा की पुनरावृत्ति यानी बार बार संज्ञा का प्रयोग ना हो उसे रोकने के लिए सर्वनाम का प्रयोग किया गया। पहला पॉइंट क्लियर है ना। तो उसके बाद क्या हुआ, हम देखिए सर्वनाम की संख्याओं के बारे में जाने। सर्वनाम की कुल संख्याएं कितनी होती हैं, 11 होती हैं। मैं तो बोल सकते हैं, अगर आप बोलेंगे तो मैं, तुम, आप, यह, वह, कुछ, कोई, जो, सो, कौन, क्या। ठीक है, ये आपकी क्या हो गई, 11 हो गए। अब बात करते हैं कि जो सर्वनाम के भेद यानी सर्वनाम के प्रकार की बात करें। सर्वनाम की संख्या 11 और सर्वनाम के प्रकार कितने हैं, 6। सर्वनाम के कितने प्रकार हैं, 6। क्या ट्रिक थी हमारी, एक पुरुष निज प्रश्न के संबंध में निश्चय अनिश्चय में फंस गया। क्या बोलेंगे, ट्रिक हमारी क्या होगी, देखिएगा सर्वनाम के प्रकार के लिए, एक पुरुष निज प्रश्न के संबंध में निश्चय अनिश्चय में फंस गया। इससे क्या हो गया, 6 प्रकार के आपके सर्वनाम निकल गया, जिसमें हमने क्या पढ़ा, पुरुषवाचक सर्वनाम 3 भागों में बांटा गया है, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य में। ठीक है, उत्तम पुरुष को वक्ता और तथा मध्यम पुरुष को श्रोता तथा अन्य तीसरे को कहा जाता है। अब बात आ गई किसकी, निश्चयवाचक सर्वनाम की। तो निश्चयवाचक सर्वनाम 2 होते हैं, कौन कौन से, या और वह। या पास के लिए और वह दूर के लिए प्रयोग किया जाता है। तथा अनिश्चयवाचक सर्वनाम 3 होते हैं, कुछ, कोई, किसी। कुछ का प्रयोग प्राणवाचक के लिए यानी सजीव के लिए, कोई का प्रयोग यानी निर्जीव यानी वस्तुवाचक के लिए, और तीसरा किसी का प्रयोग कहीं भी कर सकते हैं। तो यहाँ तक टॉपिक आज का क्लियर हुआ। फिर सर्वनाम में कुछ पॉइंट बचे हुए हैं, वो अगली क्लास में डिस्कस किया जाएगा। अगर यहाँ तक कोई भी डाउट हो तो कमेंट करिएगा। तथा
तरह नोट्स बनाते चलिए। रिक्वेस्ट नोट्स जरूर बनाइए, क्योंकि आप बार बार तो वीडियो देख नहीं पाएंगे, तो इसलिए अगर नोट्स रहेगी तो एग्जाम टाइम ऐसे रिवाइज करके आप अच्छे ढंग से पेपर को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो आप ईमानदारी के रिक्वेस्ट क्या है, वीडियो को शेयर करते रहिएगा। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कमेंट और अधिक से अधिक शेयर करिएगा। अगर चैनल पे पहली बार आए हैं, नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए, बेल आइकन को दबाइए। जब भी अपलोड किया जाए, वो वीडियो जब भी अपलोड किया जाए तो नोटिफिकेशन आपके मोबाइल फ़ोन तक आसानी से पहुँच सके। थैंक यू।